अस्सलाम वालेकुम क्लास। केमिस्ट्री का वीक 3 का जो आपका लेक्चर है वो है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन को समझने से पहले आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व आपने की होगी कि अगर आप एक ग्लास पानी उसको आपने फ़िल किया हुआ है, फुल ग्लास है, उसको आपने रख दिया है बाहर धूप में, आफ्टर सम टाइम आप ये देखेंगे कि वो पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है। और वो ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं गैसेस में, वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। दैट ड्यू टू द टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड दैट इज़ इवापोरेशन, जो कि क्या है? कन्वर्जन है लिक्विड का टू अ गैस और अ वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस है। क्यों? इसलिए क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब कन्वर्ट होते हैं गैसेस में या फिर वेपर्स में, इट बेसिकली टेक सम एनर्जी, सम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। और जब सराउंडिंग से एनर्जी आप किसी और चीज़ को दे रहे हैं, जो कि इस सूरत में आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स को दे रहे हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए गैसेस मॉलिक्यूल्स में, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। और उस डाउन टेम्परेचर, डाउन हीट को आप क्या कहते हैं? कूलिंग कहते हैं। सो इवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है गैस में कन्वर्ट होने के लिए इट नीड्स सम एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से जो एनर्जी मिल रही है, इसलिए उसको आप क्या कहते हैं? कूलिंग प्रोसेस है। अब पढ़ भी लेते हैं यहाँ से। इवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज व्हेन लिक्विड टर्न्स टू गैस इट नीड्स मोर एनर्जी एंड सो इट हैज़ टू टेक दैट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। द एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट and when the heat energy leaves with the evaporating liquid the surroundings get cooler as a result. So जब आप हीट उसको दे रहे हैं तो सराउंडिंग में उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा? कूलिंग हो जाएगी वहाँ पे। सो इवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। अब वही चीज़ यहाँ बता रही है कि इवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, आपकी लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। Solid into liquid and liquid into gases, it needs some energy, heat energy इसको चाहिए होती है, जो कि इन्वायरमेंट से इसको मिलती है। इवापोरेशन है, अब वो जो इवापोरेशन है हीट एनर्जी इसको मिल रही है, इन्वायरमेंट से मिल रही है, उस वजह से जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट आएगा वो कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा। इवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। नाउ लिक्विड इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन हीटेड। व्हाई? ये एग्ज़ाम्पल आप इसके लिए एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्तन आप रखें एक स्टोव पर, उसमें आप पानी रख दें और साथ ही चूल्हा ऑन कर दें, स्टोव ऑन कर दें। अब टेम्परेचर उसको मिलता जा रहा है, जितना टेम्परेचर उसको इंक्रीज़ होता जाएगा उतनी ही उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मूव करते जाएंगे और वो लिक्विड मॉलिक्यूल से गैसेस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही एक और आप एक गिलास पानी रख दें साइड पे, जो कि चूल्हे पर ना हो, उस पानी को अगर आप रख देंगे तो वो पानी उतना ही रहेगा, उसमें इवेपोरेशन नहीं होगी इवेपोरेशन, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, लाइक 3 to 4 days लगेंगे वो पानी का लेवल कम होने में। लेकिन अगर आप उस पानी को टेम्परेचर दे दें, जब आप उसको टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। सो इट शोज़ कि लिक्विड उस वक़्त इवेपोरेट ज़्यादा होगा जब उसको आप हीट कर देंगे। क्यों? Liquid evaporate faster when heated. This is because added heat increases the kinetic energy of the molecules. This enables more molecules to overcome attractive forces, keeping them in the liquid state and escape as vapors. Anyhow, evaporation takes place at all temperature and only the rate differs. क्या मतलब है इसका? कि evaporation हर temperature पे होती है। लाइक अगर आप एक पानी का जो आपने बर्तन रखा हुआ है स्टोव पर, चूल्हे पर रखा हुआ है, वहाँ पे भी इवेपोरेशन हो रही है। और जो मैंने आपको कहा कि एक गिलास पानी आप साइड पर रख दें लेकिन उसको टेम्परेचर आप नहीं देंगे, वहाँ पे भी इवेपोरेशन हो रही है। लेकिन फ़र्क क्या होगा? जो स्टोव पे आपने पानी रखा हुआ है उसकी इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। ओनली द रेट डिफर। इसका मतलब यही है कि जब आपने उसको टेम्परेचर दे दिया तो उसकी इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। जो साइड पे आपने पानी रखा हुआ है उसकी इवेपोरेशन होगी, लेकिन उसको आप टेम्परेचर नहीं दे रहे तो उसकी इवेपोरेशन थोड़ी कम होगी, उसका रेट कम होगा। सो लिक्विड इवेपोरेट फास्टर व्हेन हीटेड। ये आपका टॉपिक, इस टॉपिक पेज नंबर 89, जो आपकी बुक का पेज नंबर 89 है, ये आपको फुल टॉपिक यहाँ पढ़ा दिया।
नेक्स्ट जो है वो है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर के लिए समझने के लिए इस डायग्राम को देखें। एक दो फ्लास्क आपने लिए हैं, दोनों फ्लास्क को आपने बंद किया हुआ है, कंटेनर क्लोज कंटेनर है। इस फ्लास्क में देखें गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ कोई टेम्परेचर इस वक्त नहीं है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं है। लेकिन जब आपने इसको टेम्परेचर दिया, लिक्विड के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाहर चले जाए, इस फ्लास्क से बाहर चले जाए, लेकिन आपने कंटेनर बंद किया हुआ है। सो दीज gases molecules, these vapors exert some force on the cork। ये जो आपने ढक्कन यहाँ लगा हुआ है फ्लास्क को, जिसको आप कॉर्क कहते हैं, इस पे ये सब कुछ फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को आप क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर exerted by a vapor in equilibrium with its liquid state is known as vapor pressure। liquid molecules at the surface escape into the gas phase। liquid molecules किस में convert हो गया, gases में convert हो गए। these gas particles create pressure above the liquid in a closed container। ये अब एक pressure लगा रहे हैं जिसको आप क्या कहते हैं, vapor pressure। the pressure of a gas at equilibrium with the liquid in a closed system is known as वेपर प्रेशर। ये आपने मस्ट याद रखना है कि एक क्लोज्ड कंटेनर में जो प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि अगर आपने ढक्कन खोल दिया, ये ओपन है, तो ये तो वेपर सारे इवेपोरेट बाहर निकल जाएंगे, तो उस वक्त वो कोई प्रेशर नहीं लगा सकता। नाउ इट शोज़ के वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का इफ़ेक्ट वेपर प्रेशर पे भी है, और पीछे आपने टॉपिक इवेपोरेशन पे भी पढ़ा, वहाँ पे भी है। इवेपोरेशन पे भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहाँ पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपनी कॉपीज़ पर बुक्स पर साइड पे आप ये लिख लें कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature and evaporation is also directly proportional to temperature। अब वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, और डायग्राम शोज़ की हुई है। ये जो शो हो रहा है दैट इज़ बेसिकली लिक्विड, और ये जो ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं ग्रे कलर में वो वेपर स्टेट्स में हैं। अब टेम्परेचर कम था यहाँ पे, तो वेपर्स देखें कम है। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, व्हाट हैपन्स कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस्केप करते जाएंगे लिक्विड स्टेट से इनटू द वेपर स्टेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे। सो इट्स ऑब्वियस जितना ज़्यादा वेपर्स होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, और जितना ज़्यादा वेपर्स होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। यह आपका पेज नंबर 90 पे ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन देख लें इसकी क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ये डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की, और जो आगे दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ वेपर प्रेशर, ये इफेक्ट यहाँ तक पूरा दिया हुआ है कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। और ये कुछ मॉलिक्यूल्स का वाटर, एथेनॉल एंड डाई इथाइल ईथर का डाटा कलेक्ट भी किया हुआ है, और उसका ये ग्राफ फॉर्म में शो किया हुआ है। क्या है इसमें कि टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसका वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0.61। ये कैलकुलेटेड फॉर्म में आई है। उसके बाद जब वाटर का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस तो उसका प्रेशर कितना, वेपर प्रेशर कितना हो गया, 2.33। 40 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हुआ तो उसका वेपर प्रेशर 7.37 एंड सो ऑन। इसी को यहाँ पे इन्होंने ग्राफ फॉर्म में शो किया हुआ है। और ये इट शोज़ के जितना वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा उतना ही, जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना ही वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जो आपकी होम असाइनमेंट है वो है सेल्फ असेसमेंट 5.3, आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर करनी है। थैंक यू सो मच।